नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड शासन में 1 महीने के भीतर 3 बड़े इस्तीफे हो गए हैं, वो भी टॉप ब्यूरोक्रेट के। एक आईएएस का, एक आईपीएस का, एक आईएफएस का। पहले आईपीएस रचिता दयाल का इस्तीफा हुआ, फिर उनके बाद आईएएस वीवीआर से पुरुषोत्तम ने रिजाइन कर दिया, और अब जो प्रमुख वन संरक्षक है, यानी जो चीफ कंजर्वेटर कंजर्वेटर है आईएफएस, धनंजय मोहन, उनका भी इस्तीफा हो गया। और कमाल की बात यह है कि धनंजय मोहन का इस्तीफा तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया। नोटिस पीरियड पूरा करने की भी जरूरत नहीं समझी गई। तो 1 महीने में तीसरे ब्यूरोक्रेट का इस्तीफा होना कोई सामान्य घटना नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। और उत्तराखंड में शासन में या राजनीति में जब इस तरह की रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं जो है अक्सर गजेंद्र भाई से जानकारी लेता हूँ कि भाई इसका चक्कर क्या है, तो वो क्या करते हैं, इसकी परतें उधार कर देते हैं। और आज भी इसी मसले पर मैंने सोचा उनसे बेहतर कौन इनसाइट बता सकता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट गजेंद्र रावत देहरादून से मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। गजेंद्र भाई, पहले तो बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो पहले तो शुरुआत इसी से करता हूँ कि ताजा जो घटनाक्रम है, जो आईएफएस धनंजय मोहन बड़ी जिम्मेदारी पर थे, और प्रमुख वन संरक्षक थे उत्तराखंड के। ये अचानक क्या हो गया, क्या खबर आपको समझ में आई इसके पीछे? दरअसल इस प्रदेश में इस प्रकार की जो बातें हैं वो इसलिए गंभीरता से ली जानी चाहिए कि ये प्रदेश पहले से ही उन प्रशासनिक और शासनिक कामों से जूझ रहा है। जूझ इस कारण रहा है कि मंत्रिमंडल की 5 सीटें खाली हैं। आपको मालूम होगा जब 2022 में गांधी जी ने शपथ ली तो मंत्रिमंडल के 3 पद खाली छोड़े गए। उसके बाद जब चंदन राम दास की मौत हुई तो मंत्रिमंडल का चौथा पद खाली हुआ। फिर प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ तो उसके बाद 5 सीटें खाली है। तो किसी प्रदेश में मंत्रिमंडल की 5 सीटें खाली होना बहुत गंभीर विषय है। इसका मतलब जो सरकार है वो 50% काम कर रही है, और 50% जो मिनिस्ट्री है वो सारा बोझिल हो गया है मुख्यमंत्री के पास। और एक आदमी के पास इतने सारे मतलब दर्जनों विभाग हो जाए, और बाकी जो उनका कार्यकर्ता है वो खाली घूम रहा है। जो विधायक है वो ढूंढ रहा है कि किस मंत्री के पास जाए, फाइल आज कहां लेकर जाए। ये बहुत गंभीर समस्या है। दूसरा, इस प्रदेश में ये इन इस्तीफों को होने से पहले आप इस बात को भी मनु पवार जी जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले आपने अखबार में खबर पड़ी कि जो राधा रतूड़ी है वो सेवानिवृत्त हुई और उनको 2-2 बार सेवा विस्तार दे दिया गया। मतलब वो मान रहे हैं कि अधिकारियों की कमी है। राधा रतूड़ी के पति रिटायर हुए, रिटायर होने के तीसरे दिन उनको भी जो है कुर्सी दे दी गई। वो उस कुर्सी पर कई साल से बैठे हैं। और एक बहुत मतलब बहुत लंबी लिस्ट है इस प्रदेश के भीतर। ये माना जाता है कि अधिकारी रिटायर ही नहीं हो रहा। वो आईएएस है, आईपीएस है, किसी भी पोस्ट में रिटायर होके आ रहा है तो वह तुरंत जो है उसके लिए वहां दूसरी कुर्सी सजा के रखी हुई है। तो जिस प्रदेश का माहौल इस प्रकार का हो कि आपकी मंत्रिमंडल की 5 सीटें खाली है, आप जो रिटायर हो रहे लोग हैं उनको सेवा विस्तार दे रहे हैं, आप जो रिटायर हो रहे हैं उनको दूसरे आयोगों में पद पर बिठा रहे हैं, और उसी में ये निकल के आ रहा है कि 1 महीने पहले वीवीआरसी पुरुषोत्तम जो आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा लिख के दे दिया, उस पर निर्णय नहीं हुआ। अभी जून के महीने में 3 तारीख या 2 तारीख की बात है कि जो रचिता जुयाल है उन्होंने भी इस्तीफा लिख दिया, और वो कह रहे कि जी मैं मेरे को बीच में छुट्टी दे दीजिए, मुझे नौकरी नहीं करनी। और अभी जो धनंजय मोहन वाला विषय, ये वास्तव में दिखा रहा है कि आखिरकार क्या इस प्रदेश में अब अधिकारियों की जरूरत नहीं रह गई है। और अगर स्थिति ऐसी है कि जरूरत नहीं है तो फिर इतने सारे पदों पर क्यों लोग बैठाए गए? ये तो वही स्थिति हो गई कि आपने अभी कुछ साल पहले सुना कि रितु खंडूड़ी धड़धड़ाते हुए आई और विधानसभा के आधे लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया और आधों को बचा लिया। निकालने वालों को इसलिए निकाल दिया कि वो उनकी पसंद के नहीं थे, और जिनको बचा लिया वो इसलिए बचाया कि उनके पिताजी के दौर की वो भर्तियां थी, उनके पिताजी से और पहले जो मुख्यमंत्री थे उनके दौर के थे, उनके रिश्तेदार हैं बहुत सारे उसमें, या उनकी पार्टी के लोग हैं। ये स्थिति कमोवेश बहुत खराब है। और ये उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में आज भी हमारे प्रदेश का आदमी दूसरे प्रदेशों में जाके रोजगार ढूंढ रहा, नौकरी ढूंढ रहा। हमारे पहाड़ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। फाइलें जो है सचिवालय में जलेबी की तरह घूम रही है। ये यहाँ के नेता कह रहे हैं, यहाँ के जो है बड़े बड़े जो मंत्री है, मुख्यमंत्री, वो कहते हुए सुने गए। और उस स्थिति में इस प्रदेश के 3 टॉप ब्यूरोक्रेट का इस्तीफा देना, ये निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए कतई सही नहीं माना जा सकता।
ये तो आपने एक ओवरऑल बात कर दी। मैं ये पर्टिकुलर इस मामले में आना चाह रहा था, आईएफएस धनंजय मोहन, क्या कहानी, क्योंकि बहुत स्पीड, मतलब पूरे सिस्टम ने बहुत जल्दी काम किया, तुरंत उनका इस्तीफा भी हो गया और जो 3 महीने का या जो नोटिस होना था वो नहीं हुआ, और फटाफट जो है उनको मुक्त करने का खेल शुरू हो गया। तो क्या निकल के आ रहा है, आईएफएस धनंजय मोहन के पीछे की कहानी क्या है? और धनंजय मोहन के बारे में जहां तक कहा जाता है, एक तो ये है कि वो बहुत बड़े लिखी परिवार से है। उनके भाई भी आईएफएस इसी पोजीशन पे है जिस पर हॉप पर हुए हैं। उनकी एक बहन भी किसी दूसरे राज्य में इसी प्रकार से वन प्रमुख है। तो अगर कोई करप्शन का मामला है, कोई गलत काम का विषय है, तो जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जो पिछले दिनों खलंगा वाला विषय देहरादून की जमीन को लेकर आया, कि किसी अग्रवाल नाम के व्यक्ति के पास में 40 बीघा जमीन का विषय था और उस पर जो है एनक्रोचमेंट हो रहा था। फॉरेस्ट हाँ, लैंड। अगर मेरा मानना है कि खलंगा का विषय है, तो खलंगा के विषय में तो किसी फॉरेस्ट गार्ड को भी सस्पेंड नहीं किया गया, किसी फॉरेस्टर को नहीं हटाया गया, किसी डीएफओ के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, वन वन विभाग के किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए खलंगा वाले विषय को लेकर धनंजय कुमार का इस्तीफा होना मैं नहीं मानता हूं। चूंकि ये प्रदेश, आप जानते हैं मनु जी, कि इस प्रदेश में आज ये दिल्ली से गवर्न हो रहा है और बड़ी संख्या में दिल्ली में जो इनके भाजपा कांग्रेस के जो हाईकमान है, उनके बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी फाइलें हो सकता है इस प्रदेश में चल रही हो सकता है कि धनंजय मोहन ने जो कहीं कहा भी जा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम करने से मना कर दिया जिनको सरकार चाह रही थी, या भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बैठा हुआ कोई हाईकमान का नेता चाह रहा होगा, उसमें उन्होंने करने से इनकार कर दिया। तो जब इनकार कर दिया तो उन्हें कहा होगा कि भाई जब तुम्हें काम ही नहीं करना तो जाओ घर जाओ। और उन्होंने इतना सुनते ही जो है सोचा कि भाई ऐसी नौकरी भी क्या करनी जब इस प्रकार की बातें सुनने को मिले। मेरा मानना है कि इस प्रदेश के दृष्टिकोण से धनंजय मोहन के इस्तीफे से लेकर रचिता जुयाल के इस्तीफे की और जो वीवीआरसी पुरुषोत्तम के इस्तीफे की भी जांच होनी चाहिए। अगर ये लोग, ये जो अधिकारी हैं, इस प्रदेश को अगर ये सिर्फ ये खाओ पियो और निकलो वाली स्थिति मान ली है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो लोग आज पदों पर बैठे हुए हैं उनको लग रहा है जब तक उनके अनुकूल चल रहा है तब तक काम करो, लेकिन जिस दिन कोई जेन्युइन काम करना पड़े इस प्रदेश से निकल लो। तो निश्चित रूप से ये बेहद गंभीर विषय है और आने वाले समय में ये बड़ी नजीर मतलब इस प्रदेश की जाएगी कि जिस हॉप वाले पद पर आने के लिए कोई भी आईएफएस ऑफिसर मतलब वेट करता है, वो सोचता है कि यार रिटायरमेंट से पहले चाहे 1 हफ्ते के लिए बन जाऊं, चाहे 3 दिन के लिए बन जाऊं, चाहे 2 दिन के लिए बन जाऊं, लेकिन बन जाऊं। आदमी चाहता है कि विभागाध्यक्ष बने हो। उस पद से किसी इतने सीनियर ऑफिसर के इस्तीफा देने से निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो माहौल है और जो जो लोग इस बात को समझते हैं, जो जानते हैं और जो इसको एनालाइज कर रहे हैं, उनके लिए भी चिंतन का विषय है। और चूंकि न तो सरकार की तरफ से कोई इसमें स्पष्टीकरण आया और न ही जो है धनंजय मोहन की तरफ से आया। आपको ध्यान होगा जब रचिता जुयाल का इस्तीफे की खबर आई तो रचिता जुयाल के इस्तीफे के बाद पूरे प्रदेश में कोहराम मच गया। और कोहराम का स्तर यह भी था कि चूंकि वो विजिलेंस में पुलिस कप्तान है और वो उन मसलों के बीच जांच देख रही थी जब पुलिस के लोग भी पकड़े गए और गणेश जोशी जैसे जो लोग जिनके लिए मतलब विजिलेंस कोर्ट ने कहा कि जो उत्तराखंड की जो कैबिनेट है वो इस बात की परमिशन दे कि गणेश जोशी के ऊपर मुकदमा किया जाए, विजिलेंस ने मांगा और उनको नहीं दिया गया। तो कई सारे लोगों का यह भी तर्क था कि भाई हो सकता है कि गणेश जोशी को बचाने के दबाव में सरकार ने कुछ इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाई हो। और गंभीर बात यह है कि बाकायदा रचिता जुयाल का तो जो है उन्होंने उसके बाद एक वीडियो जारी करवाया कि मैं अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि आईपीएस जैसे पोस्ट पर मतलब यूपीएससी जैसे एग्जाम में बैठना, उस एग्जाम को क्रैक करना, उसके आपने जो है प्री से लेके मेन निकाल दिया और आप जो है इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, आप इतना ब्राइट फ्यूचर, इतना शानदार कैरियर, उस कैरियर को छोड़ के आदमी कोई बहुत जल्दी चले जाए, मेरा मानना है कि कोई सामान्य बात नहीं है। और निश्चित रूप से वीवीआरसी पुरुषोत्तम हो, जुयाल हो या फिर अब धनंजय मोहन हो, ये सारे इस्तीफे कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। तो तीनों इस्तीफे सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, गजेंद्र रावत बता रहे हैं। गजेंद्र भाई, इन तीनों में कोई चीज आपको कॉमन नजर आती है? रचिता जुयाल आईपीएस का मामला हो या आईएएस पुरुषोत्तम का मामला हो या धनंजय मोहन का, कोई एक कॉमन चीज आपको दिखी है? कोई कनेक्ट होता है कहीं? इसमें सबसे बुरी बात यह है कि जब वीवीआरसी पुरुषोत्तम के इस्तीफे को 1 महीने से अधिक हो गया तो उनके लिए कह रहे हैं कि भाई ये जो भारत सरकार जाएगा, डीओबीटी में जाएगा, वहां से परमिशन आएगी, यूपीएससी जाएगा, तब जाके होगा।
यही बात आप कह रहे हैं कि रचिता जुएल वाले विषय में भी है कि आप अभी इतनी जल्दी नहीं देंगे, लेकिन जिस अंदाज में आपने सिर्फ जो है 24 घंटे के भीतर ही धनंजय मोहन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, उसी से तो प्रश्न खड़े हुए कि आखिरकार जब आप, भाई अधिकारी तो सब बराबर है, ये भी अधिकारी कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, और जो जिनके इस्तीफे आपने नहीं स्वीकार किए वो भी कुछ काम कर रहे होंगे। इसमें और बड़ी बात यह है कि रचिता जुयाल को क्या इस्तीफा इधर जब टेबल हो गया है, जिसकी प्रक्रिया चल रही होगी, उसके बाद उनको और बड़ी जो अभी पिछले दिनों घोटाला खोला हरिद्वार में, जिसमें एक आईएएस अधिकारी जो डीएम थे वो सस्पेंड हुए, वहां के 3-4 और लोग सस्पेंड हुए, और जो और छोटे भी अधिकारी तकरीबन 1 दर्जन लोग सस्पेंड हुए। उस मसले की जांच रचिता जुयाल को दे दी गई है, और जब आप खुद ही उन्हें वीडियो जारी करवा रहे हो कि मैं अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ रही हूं, मैं जा रही हूं, तो आप उनको इतनी गंभीर जांच कैसे दे देंगे? आप उन पर भरोसा कैसे कर पाएंगे? भाई जिस शख्स ने कह दिया मुझे काम ही नहीं करना, तो जब काम नहीं करना है आप उनको कैसे काम दे रहे हैं? और जो जो व्यक्ति लिख रहा है उसके 24 घंटे के अंदर इस्तीफा स्वीकार हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो सारे सवाल है, डबल इंजन की जो प्रचंड बहुमत की सरकार है उसके ऊपर बेहद बड़े प्रश्न चिन्ह है। ये सवाल इसलिए भी खड़े होंगे कि भाई जब आप मंत्रिमंडल के पद नहीं भर रहे हैं, इससे और बड़ी बात आपने ये भी सुनी होगी कि ये 20 तारीख के आसपास पिछले महीने हुआ है, यहाँ पे दुष्यंत कुमार गौतम जो उनके प्रदेश प्रभारी हैं, वो कहते थे कि 15 जून तक हम जो है नया अध्यक्ष दे देंगे प्रदेश में आपको। न तो प्रदेश अध्यक्ष इनके आ रहे हैं, न इनके मंत्रिमंडल के लोग आ रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है, जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो इस्तीफे पे इस्तीफे दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये इस्तीफे की जो कहानियां हैं निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए कतई सुखद नहीं है। तो इस्तीफे की कहानी सुखद नहीं है प्रदेश के लिए, लेकिन एक जो जो परसेप्शन बन रहा है, धारणा बन रही है कि सरकार जो है ईमानदार जो ब्यूरोक्रेट हैं, अफसर हैं, उनको पचा नहीं पा रही है। क्या इस तरफ मतलब ये कहा जा सकता है कि हाँ वाकई ऐसा है? हाँ, निश्चित रूप से कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। मतलब जैसे आपको तो ये भी ध्यान होगा कि जब राधा रतूड़ी को 2 बार एक्सटेंशन दिया गया, उनको जब आयोग में लाया गया, तो उनको तो ये कहा गया कि यस सर वाली जो है उनकी भूमिका रही काम करने का, वो चाहे किसी पद पर रहे हो, उनका जितना भी करियर रहा वो यस वाले थे कि हाँ जी जो सरकार ने बोल दिया वही करना है। इस प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स ये हैं जिन्होंने कभी भी इस वाले ट्रेन पे काम नहीं किया। उनका ये मानना है कि भाई जो नौकरी है उस नौकरी के लिए बहुत बेहतरीन तनख्वाह मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, बंगला मिला हुआ है, सारे नौकर चाकर मिले हुए हैं, तो जो जेन्युइन काम है, जो नैतिक काम है वही किए जाने चाहिए, जिससे जनता का हित हो। कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं जो किसी दबाव में किए जा रहे हो। अब आपको ध्यान है कि जिस प्रकार से NH-74 का घोटाला हुआ, आपने 2-2 IAS उसमें सस्पेंड किए ना। आप अपनी छवि को और बेहतर बताना चाह रहे थे, आप ये साबित करना चाह रहे थे कि इसमें जो रोल है वो सिर्फ उन अधिकारियों का है, किसी के राजनीतिक दबाव नहीं है। यह हरिद्वार वाला जो नया प्रसंग आया है जिसमें 1 दर्जन लोग सस्पेंड हुए, उसमें भी आप इसी प्रकार की छवि अपना जो है बताने की कोशिश करेंगे। और मेरा मानना है कि अगर कोई ईमानदार अधिकारी है तो धनंजय मोहन को अगर सरकार ने या किसी दूसरे ने या किसी हाईकमान के आदमी ने उन पर प्रेशर भी किया है कि भाई उनको ऐसा करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि आपकी तो बहुत शानदार ट्रेनिंग होती है मसूरी में। आपकी इतनी शानदार ट्रेनिंग पूरे देश में हुई है, आपने अगर 60 साल तक नौकरी करते हुए आप 59 साल और आज अब मैंने पूरे कर चुके हैं, रिटायरमेंट पे आ गए, तो प्रेशर नहीं लिया जाना चाहिए था। अगर किसी प्रकार का प्रेशर था, उस प्रेशर को जो है उसको रिलीज किया जाना चाहिए था, उन बातों को बाहर किया जाना चाहिए था। और ऐसा न करने से ऐसा संदेश जाएगा कि कल के दिन किसी भी अधिकारी को अगर आप अनैतिक काम करने के लिए कहेंगे तो इस्तीफा देकर घर चल जाएगा। तो इस्तीफा देना समाधान नहीं है। इस प्रदेश को इस्तीफा देने के लिए अधिकारी नहीं चाहिए, इस प्रदेश में उस प्रकार के अधिकारी चाहिए जो हर चुनौती का सामना करे, इस प्रदेश के हित में अच्छी नीतियां बने, उसके लिए काम करे, पहाड़ कैसे जो है सरसब्ज हो उसके लिए काम करे। नौकरी से भागना बहुत आसान है, लेकिन उसको फेस करने वाले लोग ही इतिहास में याद किए जाते हैं, ये मेरा मानना है। तो गजेंद्र जी, क्या ऐसा इस तथ्यों से ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे प्रदेश में जो नौकरशाही के भीतर कोई असंतोष होगा, कोई क्या उनको जो राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा होगा, क्या आपको लग रहा है? क्या वो प्रेशर में काम कर रही है जो नौकरशाही है? क्या ऐसा होगा कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा या भीतर उसके बहुत दबाव होगा? ऐसा कुछ फील हो रहा है इन स्थितियों से? क्या क्या संकेत निकल रहा है? दरअसल होता क्या इस प्रदेश में, जो लोग विपक्ष में होते हैं
वो तो कहते हैं कि जो है नौकरशाही भी हावी है। एक बहुत सिंपल फार्मूला है। ये सब लोग हमेशा एक सिंपल सा बयान देते हुए आपको दिखाई देंगे कि भाई प्रदेश में नौकरशाही जो है बहुत हावी हो गई है। और जो सत्ताधारी दल है वो कहता है नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर बहुत बढ़िया चल रहा है तो आपके अधिकारी जो है पकड़े जा रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, घोटाले सामने आ रहे हैं और आपके इस्तीफे हो रहे हैं, तो इस पर भी आपको जो है जवाब देना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो मेरा मानना है कि किसी को भागने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है कि क्या इस प्रकार के कुछ हालात हुए हो, आपको ध्यान होगा कि जब NH-74 का घोटाला हुआ था, उस घोटाले के दौरान उत्तराखंड की जो डबल इंजन की सरकार है उसने सीबीआई को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि भाई इस NH-74 घोटाले की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जो है वो जांच कैंसिल करवा दी। उन्होंने कहा नहीं ऐसी जांचें होंगी तो जो कार्य प्रभावित होगा, विकास कार्य आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे चीजें हैं जिनको मतलब खुलेआम हमने अपनी आंखों से देखा है कि भाई सरेआम भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि नहीं जी अगर सीबीआई जांच होगी तो काम लिंगर ऑन हो जाएगा, बहुत पीछे जो है विकास कार्य चल जाएंगे, सड़कें नहीं बनेंगी। तो दबाव है, दबाव रहता है और दबाव हमेशा रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप टॉप क्लास देश की जो सर्विस है उस सर्विस से निकल कर आए हैं, उस सर्विस के भीतर आपको ऐसा सामंजस्य बना के जो है जरूर रखना चाहिए। और गलत काम किसी को करने की जरूरत नहीं है, अनैतिक काम करने की जरूरत नहीं है। और बेहतर काम करने के लिए आप चुने गए हैं, आप उस पोस्ट पर आए हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी कुर्सी के साथ न्याय करना चाहिए और भागना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप उस व्यवस्था से भाग गए, उन सवालों से भाग गए, तो फिर आपकी इतनी कठिन परीक्षा का इतने शानदार जो कैरियर था, ये तो उसके ऊपर भी बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होंगे। और ये इसलिए भी होंगे कि हो सकता है कि जो लोग आज VRS ले रहे हैं, जो लोग आज इस्तीफा लिख रहे हैं, अगर ये आज कह रहे हैं कि हम व्यक्तिगत कारण से घर जा रहे हैं, कल के दिन में आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है काम करते हुए दिखाई देंगे, तो आपके मन में उनके प्रति क्या जो है विचार आएगा। तो निश्चित रूप से इन लोगों को अपना मान सम्मान भी बनाए रखना चाहिए और जो पद है, इतने गंभीर पोस्ट है, उनका भी मान सम्मान रखना चाहिए। हाँ, और आपने बताया कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है उनकी इतना प्रेशर झेलने का, तो वो क्योंकि प्रशासनिक पद है तो ये इस तरह के दबाव होंगे, वो उनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन हम अगर ये कहें कि जो मतलब एक अलग तरह की घटना है कि एक महीने के भीतर या 3-3 इस्तीफे और बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट के, तो इससे कुछ सरकार की छवि को किस तरह का, मतलब एक कोई धारणा बनती है सरकार की छवि को लेके, कोई लगता है कि यार सरकार में कोई गड़बड़ चल रहा है, या मतलब क्या इससे निकल के आ रहा है, आम पब्लिक में क्या समझ में आता है कि यार ये क्यों हो रहे हैं इससे? दरअसल मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि कल चूंकि घटनाक्रम इस्तीफे का हुआ, तो मैं सोच रहा था कि आज अखबारों में इसको बहुत ढंग से डिस्क्राइब किया गया होगा और जो मीडिया है वो इस बात को चर्चा कर रहा होगा। मैंने देखा कि सब जगह बहुत छोटी सी खबर छपी हुई है कि जो IFS धनंजय मोहन ने VRS लिया, उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया, उसकी जगह दूसरे आदमी आकर बैठ गए। कोई भी उसके फ्लैशबैक में नहीं जा रहा है कि भाई आखिरकार इस्तीफा क्यों देना पड़ा, आप नौकरी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ये किसी ने ये नहीं लिखा कि रचिता जुएल का इस्तीफा का क्या हुआ। किसी ने इस बात की चर्चा नहीं लिखी, किसी अखबार में नहीं लिखा हुआ कि VBR से पुरुषोत्तम क्यों गया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र के जो ये चौथा स्तंभ है, इस पे भी बड़ी जिम्मेदारी है। जो सामान्य जनमानस है वो यही देखना चाहता है कि भाई जब इस प्रकार की कोई घटना हो रही है तो आप उसको किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपने उसको 4 लाइन लिख के खत्म कर दिया कि आप टॉप ब्यूरोक्रेट है, आपने इस्तीफा दिया और आप घर चले गए, नहीं आ गए। आप क्यों नहीं कह रहे कि जाने के पीछे कारण क्या है। क्या कोई दबाव है, क्या वन विभाग के महकमे में कोई बड़ी फाइल चल रही है, कोई NOC का प्रकरण है, कोई सरकार का दबाव है, किसका दबाव है, ये सब बातों को चर्चा नहीं हो रही है। और इस चर्चा का न होना निश्चित रूप से जो है इस प्रदेश के लिए भी खराब मानता हूं मैं। तो चर्चा ना होना और इतनी बड़ी घटनाएं होना, इसका कहीं जिक्र ना होना, ये बड़ा ताज्जुब है। और खासकर अखबारों में जिक्र ना होना बड़ा ताज्जुब है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक्चुअली एक रिपोर्ट की थी कि धामी साहब दिल्ली आए थे कि मुझे लैंसडाउन और रानीखेत दोनों छावनी क्षेत्र दे दीजिए, मतलब नगर पालिका के हवाले करना चाह रहे थे, विलय करना चाह रहे थे। मैंने खबर टटोली कि कहीं होगी, नहीं मिली। जैसा प्रेस नोट था वैसी खबर थी। मैंने फिर वीडियो बनाया कि इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है, उसे लोग बड़े वो कर रहे हैं। तो खबर तो खैर अब बड़ा चैलेंज है वहाँ पे रह के, मतलब तालाब में रह के मगर से बैग टाइप का मामला हो गया। तो कुल मिला के मतलब अगर मैं ये कहूँ कि सरकार ऐसी ही चलती रहेगी गजेंद्र भाई, क्योंकि 27-26 आने वाला है,
फिर 26 का मतलब 27 तो अपने आप ही हुआ, तो मतलब एक ही साल समझ लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई 5 मंत्री नहीं हैं, सरकार इस तरह अधिकारी छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं? आप कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष देने वाले हैं, वो भी नहीं हुआ। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ इस बीच कुछ बदलाव? क्योंकि हर जब भी कोई दिल्ली आता है तो ये चर्चाएँ होने लगती हैं, अटकलें होने लगती हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। इसके साथ हम देख रहे हैं अब तो सरकार को जो है 3 साल हो गए हैं, चौथा साल आ जाएगा, फिर पांचवा तो अपने आप ही हुआ चुनाव में। तो क्या कुछ लग रहा है आपको कि कुछ चेंज आएगा इसमें, या ऐसी चलती रहेगी 27 ऐसे ही आ जाएगा? जो वर्तमान स्थिति है, जिन स्थितियों में मंत्रिमंडल की सीटें नहीं भरी गई, जिन स्थितियों में जो है प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन रहे और ये अधिकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, इन सब का नुकसान तो इनको होगा। निश्चित रूप से जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं, उनके लिए ये स्थिति असहज वाली है। भाई हमने इस प्रदेश में देखा कि कोई भी बात होती थी तो सतपाल महाराज से लेके विजय बहुगुणा और बड़े बड़े नेता अखबारों में बयान देते थे और बिल्कुल केंद्र का जो इनका हाईकमान हिल जाता था, उनकी बातें सुनी जाती थी। कहा जाता कि भाई आपका कार्यकर्ता कहां परेशान है, क्या दिक्कत है, कौन से काम नहीं हो रहे, बाकायदा पूछा जाता था। और आज स्थिति ये हो गई है कि जो नंबर 1 पार्टी अपने को बता रही है, जहां कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, उनका कार्यकर्ता ये नहीं पूछ पा रहा कि भाई साहब आप हमारे माननीय जो विधायक है, कोई 3 बार चुन के आ गया, कोई 4 बार, कोई 5 बार, 6 बार के जो चुन के आ गए हैं, उनको मंत्री क्यों नहीं बना पा रहे? आप आखिरकार क्यों मौन है? आखिरकार जो है दिल्ली में बैठा हाईकमान है, उसने सारा कुछ ग्रैब कैसे कर लिया है? आखिरकार ये जो अधिकारी नौकरी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप जब इनके प्रभारी कहते हैं कि नए अध्यक्ष आने वाले हैं 15 जून तक, वो बात भी आपकी झूठी साबित हो रही है। तो ये सारा का सारा जो कुछ बन रहा है, ये जो माहौल है, ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इसकी निश्चित रूप से आने वाले 1 आध महीने के भीतर मुझे लगता है कि ये जो पंचायत चुनाव है, जो अगर इस स्थिति में हो गए जो जो चल रहा है, तो इस पंचायत चुनाव के बाद इस प्रदेश में आपको कुछ बड़ा चेंज होता हुआ निश्चित रूप से नजर आ सकता है। और वो जो अभी लोग शांत हैं, जो नहीं बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि उसके बाद बोलते हुए दिखाई देंगे। तो पंचायत चुनाव एक बड़ा टेस्ट है धामी सरकार का। जैसे गजेंद्र रावत जी बता रहे हैं कि जो अभी बोल नहीं रहे हैं, शायद उसके बाद बोलते हुए नजर आएंगे। तो उत्तराखंड की जो नौकरशाही है उसमें जिस तरह की हलचल मची हुई है, और उससे क्या परसेप्शन जा रहा है सरकार के बारे में, सरकार के कामकाज के बारे में, उसकी कार्यशैली के बारे में, उसका पूरा इंसाइट, उसके पूरी अंदर की कहानी और बहुत डिटेल में गजेंद्र रावत जी ने रखी हमारे सामने। तो गजेंद्र भाई, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ठीक बहुत है। ऐसी चीजें बताई जो छप नहीं रही, जो 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 कहीं पता नहीं चल रही, जिसे बताया नहीं जा रहा है। तो आपने हमारे मंच पे रखी, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र, आप बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।